नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, संस्कृत साहित्य जो हमारे यूजीसी नेट सिलेबस के 10वीं इकाई का एक भाग है। 10वीं इकाई यूनिट 10 साहित्य शास्त्र, यह आप लोग जानते हैं। और इस साहित्य को कौन नहीं जानता है, सब जानता है, सर्वविदित है यह। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह जो साहित्य शास्त्र है यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। यह बहुत ही मुख्य। आप संस्कृत का कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देना चाहें, कोई भी यूजीसी नेट ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, टेट वेट कुछ भी लीजिए, तो आपको सबसे अधिक यदि मेहनत करनी है उसमें, तो एक व्याकरण है पक्ष और दूसरा पक्ष साहित्य है। यह दो पक्ष में आपको अधिक मेहनत करनी होगी, तभी आप सफल हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार की स्थिति यहाँ भी है। यहाँ पे यूजीसी नेट का जो 10वीं यूनिट आप देख रहे हैं, यह है तो अंतिम यूनिट, लेकिन यह बहुत अधिक भूमिका रखता है, बहुत अधिक। कहीं कहीं तो प्रायः देखा जाता है, हम लोग हमारा जैसा अनुभव है, 10 प्रश्न तो इसका आना ही आना है इस यूनिट से। 10 से अधिक 15 प्रश्न तक भी आते हैं इस यूनिट से। और प्रश्न के स्तर क्या है, यूजीसी नेट को देखा जाए तो बड़ा कठिन होता है। 73 कोड की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे प्रश्न का जो स्तर होता है वो कठिन होता है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कुछ भी ऐसे ही पूछ लिया जाएगा जो आप हंसते खेलते उसका उत्तर दे सके, ऐसा भी प्रश्न नहीं होता। प्रश्न का स्तर काफ़ी हाई होता है। हमारे यूजीसी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। तो यह जो शास्त्र है साहित्य, इसके हमारे जो टॉपिक्स हैं उन सभी को लेकर के हमारी चर्चा होने वाली है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उसमें है संस्कृत साहित्य इतिहास है। यह पहला टॉपिक है आपका साहित्य का। यूनिट 10 का पहला टॉपिक है संस्कृत साहित्य इतिहास है, संस्कृत साहित्य का इतिहास। दोस्तों, यह जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है, यह काफ़ी विशद है। इसको हम एक वीडियो में आपको समझा भी नहीं पाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसको 2-3 भाग हम बनाएंगे जिससे आपको समझने में जितनी आसानी हो सके, आपको अधिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसके लिए मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा। 2-3 वीडियो के माध्यम से आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम संस्कृत के साहित्य के परिप्रेक्ष्य में कुछ नज़र डालते हैं, अपनी चर्चा शुरू करते हैं। संस्कृत साहित्य इतिहास। साथियों देखिए, काव्य सौंदर्य की परख करने वाले शास्त्र का नाम काव्य शास्त्र है। अब काव्य शास्त्र क्या चीज़ है, यह देखिए। काव्य शास्त्र क्या है, तो काव्य के सौंदर्य की परख रखने वाले शास्त्र को क्या कहा गया, तो उसको कहा गया काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के प्रारंभिक युग में इसके लिए काव्यालंकार शब्द का प्रयोग होता था। यह जो अभी जो हम लोग देख रहे हैं विषय संस्कृत साहित्य इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास को जानने के लिए हमें कुछ बीते हुए कल में जाना होगा, वहाँ जहाँ से संस्कृत साहित्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो काव्य शास्त्र के प्रारंभिक युग में इसके लिए काव्यालंकार शब्द का प्रयोग होता था। समझ रहे हैं? पहले यह क्या था, काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र को प्रारंभिक युग में क्या कहा जाता था, तो काव्यालंकार कहा जाता था। अब इसका प्रमाण क्या है देख लीजिए। इसलिए यहाँ उस युग के जो आदि कवि हुए हैं, आदि आचार्य हुए हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम भी हूबहू वही रख लिया, काव्यालंकार। जैसे देखिए, आचार्य भामह ने काव्यालंकार रखा अपने ग्रंथ का नाम, उद्भट ने भी काव्यालंकार सार संग्रह रखा, और तो और रुद्रट को देखिए काव्यालंकार ही नाम रखा, सेम नाम। वामन काव्यालंकार सूत्र, केवल सूत्र इसमें जोड़ दिया इन्होंने। और कुंतक ने काव्यालंकार लिखा जो मूल कारिका भाग है। ठीक है, इन 4-5 आचार्यों का हम देख रहे हैं जो इन्होंने काव्यालंकार को ही लेकर के ग्रंथ का नाम लिखा। आप समझ सकते हैं इस बात से। तो काव्य शास्त्र को प्रारंभिक युग में काव्यालंकार कहा जाता था। ठीक है, अब इस व्युत्पत्ति के अनुसार देखा जाए तो क्या है काव्यालंकार, इसकी व्युत्पत्ति कैसे करें, तो देखिए, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते।
अलंकार का अर्थ बताए हैं वामन ने, काव्या सौंदर्यम नाम अलंकार। अलंकार नाम सौंदर्य, मतलब सौंदर्य की बात कर रहे हैं। जो काव्यों के सौंदर्य की बात करता है वह है काव्य, वह है काव्य अलंकार। ठीक है ना। आप व्युत्पत्ति संस्कृत का भी देख सकते हैं। काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा करने वाले धर्म जो सौंदर्य को बढ़ाते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसे कहते हैं काव्य अलंकार। काव्य सौंदर्य परक, काव्य सौंदर्य परक शास्त्र की बात कर रहे हैं। काव्य सौंदर्य परक शास्त्र है काव्य अलंकार। इसका व्युत्पत्ति का अर्थ हो गया है। ठीक है। देखिए यह एक पक्ष हुआ। अब दूसरा पक्ष कहते हैं इसके अनंतर, काव्य अलंकार के अनंतर क्या प्रयोग होने लगा। सो देखिए, इसके अनंतर काव्य अलंकार के स्थान पर केवल अलंकार शास्त्र का प्रयोग होने लगा। केवल अलंकार शास्त्र का प्रयोग होने लगा। क्यों? जैसे देखिए, अब प्रमाण मिलता है प्रताप रुद्रीय के टीका में मिलता है। ऐसा क्या मिलता है? यद्यपि रसालंकाराद्यनेक विषयमिदं शास्त्रम तथापि क्षत्रिन्यायेन अलंकार शास्त्रमुच्यते। देखिए, यद्यपि यहाँ पर रसालंकाराद्य अनेक विषयमिदं शास्त्रम, इस शास्त्र में अनेक विषय है। रस है, अलंकार है, गुण है, दोष है, लक्षण है, बहुत सारे चीज़ होते हुए भी तथापि क्षत्रिय न्याय न अलंकार शास्त्र मुच्यते। तथापि क्षत्रिय न्याय के अनुसार अलंकार शास्त्र इसे कहा गया। अब यहाँ पे क्षत्रिय न्याय कहा। अब क्षत्रिय न्याय क्या है यह जानना जरूरी है। क्षत्रिय न्याय के अनुसार इसको कैसे अलंकार शास्त्र आप कह दिया। अब देखिए, एक बड़ी बात है, धूप है बहुत तेज। ठीक है, बहुत तेज धूप है, बहुत सारे लोग चल रहे हैं मार्ग में, कहीं जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन सभी लोगों में से 2-4 लोगों के पास छाता है। तो उन्होंने क्या देखा, धूप तेज हो गई तो उन्होंने छाता अपना निकाल लिया और छत्रधारी हो गए। अब क्या हुआ, आगे से कोई आदमी आ रहा है, 2-4 लोगों को देखा छाता लिए हुए, तो उसने यह घोषणा कर दिया या वह यह मान लिया जो सभी छत्रधारी हैं। समझ गए? तो सभी के ऊपर छत्र का आरोप कर दिया। जो सभी छत्रधारी पुरुष इधर की ओर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, क्षत्रिय न्याय, छत्रधारी तो कुछ ही पुरुष थे वहां पे, लेकिन सभी पुरुष छत्र के घेरे में आ गए। तो इसी प्रकार से यहाँ भी अलंकार तो कुछ एक ही है, लेकिन अलंकार क्षत्रिय न्याय के द्वारा सभी चीज, रस, गुण, दोष इत्यादि वगैरह भी अलंकार ही कहलाए। समझ रहे हैं? वह सब भी अलंकार ही कहलाए क्षत्रिय न्याय के द्वारा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ शास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति शासनात् शास्त्रम नहीं है, अपितु शंसनात् शास्त्रम है। अब अपितु है, अपिति नहीं है, क्षमताम, अपितु लिखा गया है यहाँ, शंसनात् शास्त्रम। अब देखिए, शास्त्र का जैसा हम लोग अर्थ जानते हैं, शास्त्र क्या चीज़ है, शास्त्र क्या होता है, तो सब जानते हैं। शास्त्र उसे कहते हैं जो हमें अच्छे कामों में प्रवृत्ति कराए और बुरे कामों से हमारा निवृत्ति कराए, हमें दूर भगाए, हटाए। यह हो गया आपका शासन करना। वह शासन करेगा, आपको बताएगा जो यह जो आप काम कर रहे हो यह बुरा कार्य है, इसका परिणाम बुरा होगा, आप मत करो। यह शास्त्र का काम है, शास्त्र ऐसा उपदेश करता है। ठीक। लेकिन यहाँ पे यह समस्या आ गई, यह जो साहित्य शास्त्र है, ये जो अलंकार शास्त्र की बात कर रहे हैं आप, यह अलंकार शास्त्र ऐसा कोई उपदेश नहीं देता है, यह उपदेश परक शास्त्र नहीं है। तो जब उपदेश परक शास्त्र नहीं है यह, तो इसके नाम को लेकर के जो शास्त्र लगाते हैं उसका क्या मतलब हुआ, क्या प्रयोजन हुआ? सीधी सी बात आ गई। तो यहाँ पे संदेह हुआ, जो शास्त्र का यहाँ पे जो लक्षण है उसका यहाँ पे उपलक्षण बैठ ही नहीं रहा है। शास्त्र शब्द का जो उपलक्षण है वह यहाँ पे नहीं बैठ रहा है अलंकार शास्त्र के साथ। ठीक है। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने क्या किया, एक व्युत्पत्ति ले ली। किनकी? यह भी व्युत्पत्ति इनकी नहीं है,
यह भी व्युत्पत्ति वेदांत शास्त्रियों की है। वेदांत शास्त्र में मिलता है यह शंसनात् शास्त्रम। शंसन मतलब प्रतिवेदन, प्रतिवेदनम, शंसनम नाम प्रतिवेदनम। तो जो प्रतिवेदन करता है, जो कहता है, जो कहने का कार्य करता है, वह क्या है? जो उपदेश देता है, जो कहने का कार्य करता है, वही शास्त्र है। तो इस प्रकार से करके हम अलंकार को शास्त्र मान लेते हैं। ठीक है, तो अलंकार शास्त्र का उसमें जो शास्त्र शब्द है उसका शासनात् शास्त्रम न होकर के शंसनात् शास्त्रम है, यह व्युत्पत्ति है। ठीक है, और देखिए इसके अनुसार काव्य शास्त्र अलंकार शास्त्र शब्दों का प्रयोग होने लगा। अब क्या हुआ, इस प्रकार से क्या हुआ, काव्य शास्त्र जो है उसके जगह पर अब क्या हो गया, अलंकार शास्त्रों का प्रयोग होना शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। ठीक है, यह हम लोग दो पक्षों को समझ पाए हैं अभी तक। ठीक है, एक था हमारा काव्य अलंकार को लेकर के, और अब है अलंकार शास्त्र। ठीक है, अब देखिए अगला पक्ष क्या है। अब दूसरी व्युत्पत्ति भी देख लीजिए इसको। दूसरी व्युत्पत्ति है जो विधि प्रतिषेध का ज्ञान कराता है, वह शास्त्र है। शास्त्र का एक हम समझे ना, शंसनात् प्रतिवेद शास्त्रम। तो उसी प्रकार दूसरा देखिए, जो विधि प्रतिषेध का ज्ञान कराता है वह शास्त्र है। जो विधि क्या है, जो विधान क्या है, और जो विधा प्रतिषेध है, जो विधान नहीं है, इसका जो ज्ञान कराता है वही है शास्त्र। अब भोजदेव के अनुसार विधि प्रतिषेध के ज्ञान के कारण 6 होते हैं। अब विधि प्रतिषेध का जो ज्ञान कराएगा, इसको कराने वाला जो हेतु है वह 6 प्रकार के हो सकते हैं। 6 प्रकार के हेतु से आप यह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं विधि और प्रतिषेध का। वह क्या क्या है, तो देखिए, काव्य शास्त्र इतिहास, काव्य शास्त्र, काव्य इतिहास और शास्त्र इतिहास, 6 हैं। श्लोक भी देख सकते हैं, इसका श्लोक प्रमाण है इसका। ठीक है, काव्यम शास्त्रेतिहासौ च काव्य शास्त्रम तथैव च काव्येतिहासः शास्त्रेतिहासस्तदपि षड्विधम। ये 6 प्रकार के हो गए। ठीक है, काव्य हो सकता है आपको विधि प्रतिषेध कर काव्य। अब रामायण देख सकते हैं, महाभारत देख सकते हैं, यह क्या है, काव्य। यह विधि भी करता है, प्रतिषेध भी कराता है। शास्त्र जानते हैं, 6 प्रकार के शास्त्र हैं, सभी आपका यह सब काम करता है। इतिहास वही हाल है। काव्य शास्त्र, काव्य इतिहास, ऐतिहासिक काव्य, और शास्त्र इतिहास, ऐतिहासिक शास्त्र, यह सब आपको क्या करेगा, विधि और प्रतिषेध का ज्ञान कराएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला पक्ष है साहित्य शब्द का प्रयोग। साथियों, जैसा कि हम जान रहे हैं यहाँ पर साहित्य 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 बार बार कह रहे हैं। आपको पता नहीं होगा, साहित्य शब्द अति प्राचीन नहीं है। आप देख रहे हैं सबसे पहले इसको काव्य शास्त्र, काव्य अलंकार, अलंकार शास्त्र इस प्रकार से कहा गया। और अभी हम क्या कह रहे हैं, साहित्य, साहित्य शास्त्र। यह क्या पुरानी परिपाटी रही है शास्त्रकारों की, या पहले भी यह नाम उजागर था लेकिन प्रचलन में नहीं था? इस सब विषयों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। यह साहित्य उत्पन्न, साहित्य शब्द सबसे पहले प्रयोग कैसे हुआ, किसने किया? तो देखिए आज के इस नवीन युग में सर्वाधिक प्रयोग इस शास्त्र के लिए साहित्य शब्द का ही प्रयोग होता है। अब कहीं भी आप अलंकार शास्त्र या काव्य शास्त्र नहीं देखेंगे, साहित्य, संस्कृत साहित्य को देखेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो इसका सबसे पहला प्रयोग काव्य शास्त्र के आदि आचार्य भामह ने काव्य अलंकार में किया। आचार्य भामह ने काव्य अलंकार में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। यह काव्य का उनका लक्षण है। कहते हैं शब्द और अर्थ के साहित्य को काव्य कहते हैं। तो शब्द और अर्थ के साहित्य, यहाँ पर साहित्य सहितौ, साहित्य का प्रयोग किया इन्होंने। ठीक है, और देखिए इसके बाद क्या है, 9वीं शताब्दी में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखता है। क्या लिखा उन्होंने, पंचमी साहित्य विद्या इति यायावर्यः। पांचवी साहित्य विद्या को लेकर के, साहित्य विद्या बता रहे हैं, पांचवी कोई साहित्य विद्या है, यहाँ पर भी साहित्य का प्रयोग मिलता है। ठीक है, और 11वीं शताब्दी में आचार्य रोह्यक ने ग्रंथ में लिखा, अपने ग्रंथ में साहित्य मीमांसा। उनका ग्रंथ है एक साहित्य मीमांसा, डायरेक्ट साहित्य मीमांसा को ही लेकर के ग्रंथ लिखा। 14वीं शताब्दी में फिर क्या हुआ, आचार्य विश्वनाथ ने ग्रंथ लिखा साहित्य दर्पण। यह जो साहित्य दर्पण है, यह क्रांतिकारी रचना हुई उनकी, यह क्रांतिकारी रचना हुई। काव्य शास्त्र के लिए साहित्य शब्द के प्रचार का सबसे अधिक श्रेय
आचार्य विश्वनाथ को ही दिया जा सकता है। इससे पहले भी बहुत सारे आचार्यों ने साहित्य शब्द का प्रयोग किया था, परंतु साहित्य शब्द से हमारा जनमानस रूबरू नहीं हो पाए थे। तब तक हमारे जनमानस में साहित्य शब्द तब अधिक प्रचार में आया जब साहित्य दर्पण ग्रंथ लिखा गया, और इस ग्रंथ के रचनाकार जान रहे हैं विश्वनाथ हैं, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय इन्हीं को जाता है। आज जानते हैं सबसे अधिक पठन पाठन में साहित्य दर्पण ग्रंथ प्रायः हर एक महाविद्यालय विद्यालय गुरुकुलों में अभी भी निहित है साहित्य दर्पण। तो साहित्य शास्त्र, आप जो काव्य शास्त्र या काव्य अलंकार पढ़ रहे हैं, उसका साहित्य नाम आने के लिए सबसे अधिक श्रेय किसका जाता है? तो विश्वनाथ जी को। ठीक है, साहित्य दर्पण से साहित्य अधिक प्रचलन में आया, साहित्य शब्द। इस प्रकार काव्य सौंदर्य की परख रखने वाले इस शास्त्र के लिए कई नाम प्राप्त हुए। आप इस प्रकार देखे होंगे, यह जो काव्य सौंदर्य की परख रखने वाला यह शास्त्र है, इसके कई नाम मिले हम लोगों के पास। एक काव्य अलंकार मिला, दूसरा काव्य शास्त्र मिला, अलंकार शास्त्र मिला, साहित्य शास्त्र मिला, साहित्य विद्या मिला, और क्रियाकल्प भी मिला। अब क्रियाकल्प के बारे में अभी जानेंगे। ठीक है, क्रियाकल्प कदाचित यह नाम अधिक प्राचीन है। यह जितने भी आप नाम देखें उससे भी अधिक प्राचीन क्रियाकल्प का नाम। कैसे? तो इसका निर्देश वात्स्यायन के काम शास्त्र में प्राप्त होता है। अब वात्स्यायन के काम शास्त्र इन सभी ग्रंथों से अति प्राचीन है। ठीक है, इससे भी आइए, वहाँ पे क्या मिलता है? वहाँ पे मिलता है काव्य क्रियाकल्प, जिसको पूरा नाम के रूप में आता है वात्स्यायन के काम शास्त्र में। अब देखिए, इसे अति प्राचीन की बात कर रहा था। जैसे मैं रामायण के उत्तरकांड के अध्याय 94 में श्लोक संख्या 4 से 10 तक यह मिलता है। क्रियाकलाप विद का अभिप्राय काव्य सौंदर्य की परीक्षा में समर्थ व्यक्ति है। जैसे क्या हुआ था उत्तरकांड के अध्याय 94 में श्लोक 4-10 में क्या हो रहा था? वहाँ पर जब लवकुश रामायण कथा सुनाने वाले थे, तो उस सभा में, राम जी की सभा में बहुत विद्वान लोग आए थे। कोई वैयाकरण थे, कोई ज्योतिष थे, कोई नैयायिक थे, वगैरह वगैरह अन्य शास्त्रों के बहुत सारे विद्वान ऋषि लोग आए थे। तो उसी समय में, उसी ऋषियों के समय में, तो वहाँ पे लिखा गया क्रियाकल्प विद भी आए थे। अब देखिए, आप एक प्रमाण श्लोक देख सकते हैं, क्रियाकल्प विदश्चैव तथा काव्य विदो जनान। इस प्रकार से काव्य को जानने वाले लोग आए थे। कौन? तो क्रियाकल्प विद, क्रियाकल्प को जानने वाले। अब यहाँ पे क्रियाकल्प से तात्पर्य क्या है? तो काव्य सौंदर्य की परीक्षा में जो समर्थ है उसको क्रियाकल्प कहा गया। समझ रहे हैं बात? तो यह जो क्रियाकल्प है, काव्य क्रियाकल्प, यह अति प्राचीन नाम है। ऐसा कहा जा सकता है, जो यह साहित्य शास्त्र जो आज हम लोग आधुनिक युग में उपयोग कर रहे हैं, इसका अति प्राचीन नाम क्या है? तो काव्य क्रियाकल्प। ठीक है, जिसका सबसे अंतिम सोर्स जो है वह है कौन? रामायण, वाल्मीकि रामायण। ठीक है, अब देखिए, इसके उद्गम को लेकर के हमारी इसकी उद्गम को लेकर के हमारी एक सोच बनती है, जो यह कब से शुरू हो गया। एक पौराणिक आख्यान को लेकर के समझे तो समझ सकते हैं, लेकिन दिमाग में बैठेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही चर्चा किया है राजशेखर ने उद्गम को लेकर के। आचार्य राजशेखर ने काव्य मीमांसा में यह साहित्य शास्त्र के उद्गम को लेकर के चर्चा किया है इन्होंने। वह चर्चा केवल उन्हीं के ग्रंथ में मिलता है, यह चर्चा और कहीं नहीं मिलता है। तो प्रामाणिकता समझ में नहीं आती है, लेकिन जो प्राप्त है काव्य मीमांसाकार राजशेखर लिख रहे हैं, तो अनर्गल बात तो नहीं हो सकती है। तो जो वहाँ पे उद्गम के बारे में बताया गया है, हम आप लोगों के सामने वही प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम काव्य शास्त्र के उद्गम के विषय में राजशेखर ने काव्य मीमांसा के प्रारंभ में एक आख्यायिका दी, जिसमें कहा गया, एक आख्यायिका प्रस्तुत किया उन्होंने काव्य शास्त्र के उद्गम को लेकर के। क्या है उसमें? देखिए, सबसे पहले भगवान श्री कंठ शिव ने काव्य विद्या का उपदेश परमेष्ठी वैकुंठादि 64 शिष्यों को किया। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? यह भगवान शंकर इसके मूल में है। भगवान शंकर ने परमेष्ठी ऋषि और 64 अन्य शिष्यों को उपदेश दिया इस काव्य शास्त्र का। ठीक है, और उनमें से प्रथम शिष्य थे स्वयंभू ब्रह्मदेव। ठीक है, जिन्होंने द्वितीय उपदेश किया। ठीक, द्वितीय बार उपदेश दिया तो उनके अपने शिष्यों को उपदेश दिया। उसमें बहुत सारे शिष्य थे। उसमें एक शिष्य थे उनके सरस्वती के पुत्र
काव्य पुरुष जिनका नाम था। ब्रह्मदेव ने क्या किया, यह काव्य पुरुष को दायित्व सौंपा एक, जो आप क्या करो, भूवः स्वः, यह 3 लोकों में इन काव्य शास्त्र का प्रचार करो, प्रचार प्रसार करो, यह आदेश दिया इन्होंने। ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ इन काव्य पुरुष को 18 विधा से निहित काव्य शास्त्र का उपदेश मिला था इनको, 18 विधाओं से निहित। इन्होंने 18 विधाओं से निहित काव्य शास्त्र का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। इंद्र को दिया, बृहस्पति को दिया, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे अनेक शिष्यों को दिया। अब क्या हुआ, 18 शिष्यों ने, इनके जो प्रचंड शिष्य थे, प्रकांड शिष्य हुए, उन लोगों ने क्या किया, इन 18 विषयों को लेकर के अलग अलग विषय पर अपना एक ग्रंथ तैयार किया और इस प्रकार से 18 विपुल साहित्य हो गए हैं। संस्कृत साहित्य की जगत में प्रचार प्रसार शुरू हो गया। अब ये क्या हुआ, 18 भागों विभक्त काव्य विधा का उपदेश सर्वप्रथम सहस्त्राक्ष को दिया। फिर इन लोगों ने अपने विषय पर पृथक पृथक ग्रंथों की रचना की, जैसे कि जाने रहे हैं। अब देखना ये है, जो 18 लोगों को इन्होंने उपदेश किया, उनमें से कौन किस विषय को लेकर के अपना ग्रंथ का निर्माण किया। तो देखिए, सहस्राक्ष इंद्र, ठीक है ना, स्वर्गाधिपति राजा जो इंद्र हैं, वो उन्होंने कवि के रहस्य के बारे में अपना ग्रंथ का प्रणयन किया, ठीक है। और उक्तिगर्भ ने उक्त विषयक, सुवर्णनाभ ने रीति विषयक, प्रचेता ने अनुप्रास विषयक और यम ने यमक अलंकार पर अपना ग्रंथ लिखा। चित्रांगद ने चित्रकाव्य पर ग्रंथ लिखा। भगवान शेष ने शब्द श्लेष पर ग्रंथ लिखा। पुलस्त ने स्वभावोक्ति पर ग्रंथ लिखा। औपकायन ने उपमा अलंकार पर ग्रंथ लिखा। पराशर अतिशयोक्ति अलंकार पर ग्रंथ लिखा। उतथ्य ने अर्थश्लेष में ग्रंथ लिखा। कुबेर ने उभयालंकार पर ग्रंथ लिखा। कामदेव ने नाट्य शास्त्र पर ग्रंथ लिखा और नंदिकेश्वर ने रस शास्त्र पर ग्रंथ लिखा अपना। और आचार्य बृहस्पति ने दोष, काव्य के जो दोष होते हैं उस पर इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा। और 17वां हो जाता है उपमन्यु, जो गुण पे लिखा। और जो कुचमार हैं वह औपनिषदिक विषय पर अपना ग्रंथ का निर्माण किया। इस प्रकार से क्या हुआ, 18 प्रकार के विशद साहित्य शास्त्र का एक प्रकल्प चल गया। अब इनमें क्या हुआ, काव्य शास्त्र का जब यह राजशेखर जी लिख रहे हैं अपना ये काव्य मीमांसा, उस समय यह कह रहे हैं, यह 18 प्रकार के विधाओं से जो युक्त है यह काव्य शास्त्र, यह अनेक लोगों के द्वारा लिखने के कारण क्या हुआ, इसका जो विषय वस्तु है वह छिन्न भिन्न हो गया। कहीं अलंकार मिल रहा है तो कहीं उपमा अलंकार, तो कहीं एक जगह यमक अलंकार, एक जगह सभी अलंकार भी नहीं मिल रहे हैं। गुण की यहाँ बात कर रही, वहीं दोष नहीं मिलकर दोष कहीं और मिल रहा है। तो कोई रस की तैयारी कर रहा है, रस के बारे में कह रहा है, तो वहाँ और कुछ मिलता ही नहीं है। तो इस प्रकार से छिन्न भिन्न हो गया विषय। उसी सभी के विषयों को संक्षिप्त रूप में समेटने का कार्य किया है काव्य मीमांसा में राजशेखर ने। अपने ग्रंथ का प्रयोजन बताते हुए उन्होंने साहित्य के उद्गम पर प्रकाश डाला है। ठीक है साथियों, जैसा कि हम लोगों ने आज जाना जो यह साहित्य शास्त्र का उद्गम कैसे हुआ, और अब हम इसके विकास की ओर बढ़ेंगे। तब वहाँ से विकास जो शुरू हो गया, तो आज तक इसका विकास हो रहा है। आज भी संस्कृत साहित्य का विकास हो रहा है। अन्य रचनाओं से आज भी हमारा संस्कृत समाज ओतप्रोत है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। फिर मिलते हैं इससे अगले हमारी चर्चा को बढ़ाते हुए, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ इसका साझा भी करें। ज्ञान को बांटना चाहिए। कहते हैं व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधान। तो विद्या को आपको यदि कुछ ज्ञान मिला है तो उसको आप अपने में केवल न समेटें, अपनी ओर ही न रखें, उसको प्रसारित करें जिससे और लोग भी इससे लाभान्वित हो। चलिए, तो जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, धन्यवादाः।